Hello everyone, welcome to the Manu Vlog classes in the session of Daily News Analysis. Today is 18th of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, we are going to have the positive energy from this thought. The thought is, friends are the family we choose. The very basic meaning of this thought is that whenever we are going to choose our friends, it is indicating that these friends will one day become our family. We have two families. One is natural family or another is the friends. Natural family हम सेलेक्ट नहीं कर सकते. We cannot choose. जो हमारे मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर्स हैं, वो नेचुरली जो गॉड ने हमको गिफ्ट किए वो हैं हमारे साथ. बट फ्रेंड्स वी हैव द चॉइस. और फ्रेंड्स हम वो मीन्स सेलेक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ को या तो डार्कनेस की ओर ले जाते हैं या फिर लाइट की ओर ले जाते हैं. अब ये डिपेंड करेगा कि आपने अपनी चाइल्डहुड से कैसे फ्रेंड्स को सेलेक्ट किया, कैसे फ्रेंड्स को चूज किया. और वही फ्रेंड्स कई बार आपकी पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी का सोर्स बनते हैं और वहां से आपकी कई बार लाइफ की जो डेस्टिनी है वो भी डिसाइड हो जाती है. सो जब भी आप फ्रेंड्स सेलेक्ट करें तो आप बहुत अच्छे से सोच समझ करके देख करके फ्रेंड्स को सिलेक्ट करें. Now we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. The first question is, Prevention of Money Laundering Act was enacted in. Because PMLA को लेकर के बहुत सारी न्यूज है हमारे पास में, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं. सो क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये कब पास हुआ. तो ये 2003 में पास हुआ था. हालांकि ये 2002 का एक्ट था और 2003 में इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला. और आप जानते हैं कि कोई भी जो बिल है वो एक्ट तब बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देते हैं. सो 2003 में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये फाइनली जो है इनेक्ट हुआ था. हालांकि इसका अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अनदर क्वेश्चन है, इसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे किसी अदर सेशन में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. हियर यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. In the Department of Revenue, Ministry of Finance is responsible for investigating the cases of the offence of money laundering under the Prevention of Money Laundering Act. So here you have to fill in the blank that which one is the authority, correct investigation agency. So which is responsible for such kind of investigation of such cases which are associated with Money Laundering Act. So you have to select the correct answer and try to answer before I provide you the correct option. So the Directorate of Enforcement, Central Bureau of Investigation, National Investigation Agency या Financial Intelligence Unit. So guys, the correct answer is the Directorate of Enforcement. ED जिसको हम बोल रहे हैं, आजकल ED का बहुत सारा न्यूज हमें देखने को मिलता है. तो जो ED है ये PMLA के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में. सो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं. एक्ट की जो है ईयर आपको पता होनी चाहिए और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है ईडी और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में ये वर्क करती है. सो यहाँ से कई बार ऐसे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं. सो हु इज द करंट डायरेक्टर या चीफ ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. सारे के सारे वर्क्स को जितने भी हैंडल होते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में उसका एक डायरेक्टर होता है जहां से सारे के सारे वर्क जो है जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनको डायरेक्ट किए जाते हैं. सो ऑफ कोर्स इट इज राहुल नवीन. ही इज द चीफ ऑफिसर और द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि बहुत ही पावरफुल ऑफिसर होता है. बाकी अदर की अगर हम बात करें तो ये जो दो हैं पहले ईडी के डायरेक्टर हुआ करते थे बट नाउ नॉट. और निर्मला सीतारमण आप जानते होंगे अभी जो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है. Who is the Solicitor General of India? In the last session we discussed that from the Election Commission of India, जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया पीएमएलए से रिलेटेड प्लस जो है इलेक्शन से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इंडिया के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रेजेंट हुए थे. तो यू हैव टू नो दैट हु इज द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. इट्स तुषार मेहता, कपिल सिब्बल या आर वेंकट रमनी या मुकुल रोहतगी.
So the correct answer is तुषार मेहता is the current सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल नहीं है। कपिल सिब्बल से रिलेटेड अगर आपको मैं कुछ बताऊं तो अभी रिसेंटली वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं अगेन। आई थिंक वो थर्ड टाइम हुए हैं। आर वेंकट रमनी की अगर हम बात करें तो ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस पर भी हम बाद में भी बात करेंगे। मुकुल रोहतगी ये पहले कभी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5. Find the correct statement about Solicitor General of India. Now you have to find out that what is the correct option. It is a constitutional body. क्या Solicitor General of India इसका mention, इसका कोई provision constitution में है? No. So it's not a constitutional body. It has been mentioned under Article 76. देखो, जब कोई भी बॉडी, कोई ऑफिसर जब कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो आर्टिकल 76 कैसे हो सकता है? सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट। इट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? नो, ही इज नॉट। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी instead of constitutional body. Yes, this is the statement which is correct because जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन नहीं है, बट इट हैज बीन थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका मेंशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और जिसके लिए लेजिस्लेचर कोई एक्ट बना करके उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो कई बार बच्चे करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं देखते, नॉट, यस और सबको नहीं देखते और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को टिक करके आ जाते हैं। सो फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट हैज बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 76। यस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 76 है जहां उसकी प्रोविजंस दिए गए हैं। ही शी एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन लीगल इश्यूज। यस, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं तो गवर्नमेंट को लीगल इश्यूज पर यही जो है एडवाइज करते हैं। और ही और शी इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस नहीं अपॉइंट करते, बल्कि उसमें एक प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो यू हैव गॉट द आंसर। अब मैंने आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बताया कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अब आप मेरे को बता दो कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनमें भी ऐसे ही एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। उस पोस्ट का क्या नाम होता है, बता दीजिए। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो बता दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस। आपको पता होगा कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स इंडिया में आए हुए हैं और यूक्रेन की पीस कॉन्फ्रेंस को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन चल रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि जो यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस है, जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है उसको रोकने के लिए है। एफर्ट्स बहुत सारे कंट्री उसमें कर रहे हैं, स्पेशली जो है एक कंट्री है जो रोल प्ले कर रहा है, भी नाम बताऊंगा उसका। सो ये होने वाली कहाँ पर है? तो देखो, आप ऐसे क्वेश्चंस में आंसर जब भी लगाएंगे, जब भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा हो, तो ये मान करके चलिए उनकी जो पीस कॉन्फ्रेंस है उन दोनों कंट्री में तो कभी भी नहीं होगी, किसी थर्ड कंट्री में होगी। और थर्ड कंट्री हमेशा कौन होता है? कोई ऐसा कंट्री होता है जिसका पीस के मामले में ठीक ठाक रिकॉर्ड हो और दोनों ही कंट्रीज के उसके साथ में अच्छे रिलेशन हो। सो यूक्रेन में तो होगी नहीं है, रशिया में भी नहीं होगी, ठीक है, इंडिया काफी दूर है, इंडिया में होने के चांसेस नहीं है। बट अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है स्विट्जरलैंड में, और जहां पर इंडिया बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हालांकि अभी इंडिया ने इसका जो इन्विटेशन है अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, कंफर्म नहीं किया, बिकॉज अभी इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये पीस कॉन्फ्रेंस होगी जून में, 15-16 जून के आसपास में होगी। तो अभी इंडिया कंफर्म कर देगा, तब जाकर के हम इस पर कह सकते हैं कि इंडिया इसमें जो है रोल अपना प्ले करेगा, ठीक है। और हमको ये होप भी है कि हाँ, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने जरूर जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8, द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट कम्स एट। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कई बार न्यूज आती है कि तमिलनाडु में बहुत तेज बरसात हो गई, आंध्र प्रदेश में बहुत तेज बरसात हो गई, ठीक है। इन रीजन्स में बहुत सारी हम देख रहे हैं रेनफॉल, जबकि अपने यहाँ हम अगर देखें कि यूपी, बिहार, राजस्थान और इन रीजन्स में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,
राजस्थान, इनमें रीजन में देखें तो बहुत ज्यादा क्या है, हीट है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, एकदम समर वाला सीजन है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनमें बहुत अच्छी खासी रेनफॉल वहां पर मिल रही है। अब ऐसा क्यों है? देखो, जब हमारे यहाँ समर का टाइम है तो इट मीन्स जो सन की पोजीशन है वो साउथ की तरफ है, ठीक है। अब जो साउथ वेस्ट मानसून की यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कल भी हमने डिस्कस किया था आपको कि साउथ वेस्ट मानसून क्या है और हमारा जो रिट्रीटिंग मानसून क्या है। ये आपको फिर से बता देता हूँ। दिस इज इंडियन मैप। सो इस साइड से जो हवाएं आती हैं ओशियन से, वाटर लेकर के आती है, वाटर वेपर। तो किस डायरेक्शन से आ रहा है ये देखो, साउथ से और वेस्ट से। सो इस मानसून को हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और जो हवाएं इधर से आती हैं वे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वहां से जो आती हैं, इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, या इसको हम विंटर मानसून बोलते हैं। कई बार इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, कि मानसून इधर वापस हो रहा है, मीन्स ये ऐसे आता है और धीरे धीरे इसकी हवाएं वापस होकर के ऐसे होती हैं। तो अभी ये जो रीजन है आपका, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर तेलंगाना हो गया, इधर आपका तमिलनाडु हो गया, इन रीजन में इन दिनों में बहुत बरसात हमें देखने को मिलती है। स्पेशली कई बार विंटर्स में बहुत बरसात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि साउथ वेस्ट मानसून क्या है। तो साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले कहाँ आएगा? देखो, इस साइड से आ रहा है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर क्या मिलेगा? केरला। सो दी करेक्ट आंसर इज केरला। तो साउथ वेस्ट मानसून हमेशा सबसे पहले केरला के तट को, जो कोस्ट है, उसको टच करता है। उसके बाद फिर इंडिया के अदर जो रीजन है उनमें एंटर करता है। और इंडिया में अदर रीजन में आते आते हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो करीब 1-1.5 महीना उसमें लग जाता है, करीब 45 डेज के आसपास लग जाते हैं। अभी जो मानसून है ये साउथ वेस्ट मानसून जो है 30 या जो है 1 जून की, अगर हम इसमें बोलते हैं 30 मई या 1 जून को केरला में पहुंच जाएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ तक आते आते इसको लग जाएगा करीब 1 मंथ। तो ये जुलाई या मिड जुलाई में हमारे यहाँ तक पहुंच पाएगा, तो बरसात का सीजन हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द रेनफॉल इन स्टेट्स लाइक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इज रिसीव्ड मेजरली फ्रॉम। तो अभी जो आपको जस्ट बताया था कि ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जो आपका तमिलनाडु, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो किससे होती है? तो ये होती है रिट्रीटिंग मानसून से। जो मानसून इधर से वापस होता है उससे यहाँ पर रेनफॉल होती है। So the next question is, who recommended that Election Commission of India should be given the powers to deregister the political parties in certain cases? So एक रिकमेंडेशन आई थी किसी की तरफ से, उसका नाम आपको बताना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको ये पावर दी जाए कि वो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सके, रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर सके। सो इट वाज गिवन बाय व्हिच मींस इट्स बॉडी, या जो है पोस्ट किसने दिया? प्राइम मिनिस्टर, लॉ कमीशन, गोस्वामी कमेटी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 255th रिपोर्ट जो आई थी उसमें इन्होंने रिकमेंड किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दो कि जो पार्टीज सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट वर्क करें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में वर्क करें, इंडिया की यूनिटी इंटेग्रिटी को हार्म करें, ऐसी पार्टीज को डीरजिस्टर किया जा सके। गोस्वामी कमेटी का नेम बहुत पॉपुलर है और ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बहुत सारे अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। नाउ, हु इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द इंटरनेशनल फुटबॉल? यस्टरडे सेशन में हमने देखा था फुटबॉल के रिगार्डिंग में, ठीक है। और उसमें न्यूज थी कि इंडिया के जो टॉप प्लेयर हैं दैट इज सुनील छेत्री, वो उन्होंने रिटायरमेंट का बोल दिया है कि हम आने वाले फीफा वर्ल्ड कप में अपना रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आपको बताना है कि सबसे ज्यादा गोल फुटबॉल में किसके हैं? सुनील छेत्री, रोनाल्डो, मेसी या डे? सो द करेक्ट आंसर इज रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उनके सबसे ज्यादा गोल हैं अभी तक फुटबॉल में। तो आपसे फिर कुछ क्वेश्चन तो मेरे बनते हैं, इतना क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ही आपसे, फिर तो बता दीजिए फिर क्या है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये कौन सी कंट्री के हैं? दूसरा, मेसी, ये सेकंड नंबर पर आते हैं, ये सेकंड नहीं थर्ड पर आते हैं, और सेकंड पर आते हैं आपके डाई। इन दोनों का आपको कंट्री बताना है। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, ये यूरोप वाली साइड से मान लो, और ये मान लीजिए आपको मिडिल ईस्ट से, ईरान, इराक और उस साइड से मान लीजिए। इनको बता दीजिए कि कौन कौन से कंट्री से हैं। और इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। कोई फुटबॉलर होता है, कोई मींस एक ग्रेट पर्सनालिटी होता है, तो उनका कंट्री कई बार पूछ लेते हैं, उनका प्रोफेशन पूछ लेते हैं।
So the last question is, who is the only footballer of India who received खेल रत्न अवार्ड? इंडिया में एकमात्र फुटबॉलर है जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला, अदरवाइज किसी को नहीं मिला। और ऑफ कोर्स यू आर राइट, ही इज द पर्सन दैट इज सुनील छेत्री, और इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन या मीन सुपर प्लेयर हैं ये, ठीक है। यही है जिनको अभी तक खेल रत्न अवार्ड मिला था। यू नो खेल रत्न अवार्ड का नाम पहले राजीव खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न। इसी खेल रत्न अवार्ड को हम और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। सो मेजर ध्यानचंद के नाम पर इनका अवार्ड का नेम रख दिया गया है। सो ये तो हो गए आज के क्वेश्चंस। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ कि आपके लिए क्या इसमें है। सो व्हाई डिले इन अपलोडिंग टर्नआउट डाटा ऑन द वेबसाइट? सुप्रीम कोर्ट के पास में केस लेकर के चला गया एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसने ये कहा कि साहब जब इलेक्शन फिनिश हो जाते हैं शाम को 6-7 बजे के आसपास तक, तो कितने लोगों ने वहां पर वोटिंग की और कितना वोटर टर्नआउट रहा, ये जो डिटेल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर शाम को बहुत जल्दी आ जाने चाहिए। अब ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर जो है अपने कमेंट दिए। अब जो एनजीओ है उसका क्या कहना था, उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब आप ऐसा करो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दो। बोला ऑर्डर किस बात का, कि इमीडिएटली अपलोड ऑन इट्स वेबसाइट कंसर्न लेजिबल कॉपीज ऑफ 70C फॉर्म। ये 70C फॉर्म क्या होता है कि जिस भी इलेक्शन बूथ पर पोलिंग होती है वहां का जो बूथ ऑफिसर होता है उसके पास एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म में ये एंट्री फिल करता है कि कितनी वोट परसेंट हुई, यहाँ पर कौन कौन लोग थे, क्या ये वो सारी डिटेल। तो बोला इस फॉर्म को शाम तक फिल करके उस पर अपलोड होना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दो क्या, कि प्रोवाइड टेबुलेटेड पोलिंग स्टेशन वाइज डेटा एंड एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ द नंबर्स ऑफ द वोट्स, कि उसमें आप ये भी उनको ऑर्डर दो कि शाम को या जितनी भी जल्दी हो सके उस बूथ पर कितनी वोट पड़ी उसका प्रॉपर नंबर बताया जाए, कि भाई उस बूथ पर 1563 वोट वहां पर लोगों ने डाली। तो बोला ऐसा प्रॉपर डेटा जो है बताया करे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लस इन्होंने ये कहा कि ईसी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नंबर बताए वहां पर, मींस एक तो उस बूथ पर भी बताए, बूथ के अलावा फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है आपने 4 बूथ बनाए हो, तो बोला कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी डेटा दो हमें और बूथ का भी डेटा दो हमको। और क्या कहा कि भाई इन सब की कॉपी स्कैन करके एक लेजिबल फॉर्मेट में सारी की सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हमको मिलनी चाहिए। जब ऐसी चीजें डिमांड की किसने, इस एनजीओ ने, तो उसके बदले में फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहा कि ये देखो इन विषय पर इलेक्शन जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुके हैं, उस पर पहले ही बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। तो अब हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। और ये जो लोग हैं ये एक्चुअली इनके पॉलिटिकल मोटिव हैं और ये चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो इनका ये मोटिव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, इसको हम डिसाइड कर लेंगे आने वाले टाइम में, और इसके लिए भी हम 24 मई को डेट दे देते हैं आपको। आइए फिर आप बताइए क्या आपका स्टैंड है। सो ये रहा इसमें मैटर। वी होप इंडिया विल अटेंड पीस मीट स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल, बिकॉज स्विट्जरलैंड ने इसमें रिक्वेस्ट की थी कि भाई इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन अभी तक इंडिया ने इस पर कोई अपना जो है स्टैंड नहीं शो किया। क्यों? तो अभी इलेक्शन होने वाले हैं और किसकी गवर्नमेंट आएगी तो वो भी तो पता होना चाहिए, जबकि वो जून में उनका जो है पीस मीट होने वाली है, ठीक है। अब इसमें स्विट्जरलैंड पार्टिसिपेट कर रहा है, चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है, साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया भी है, ब्राजील भी है और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। हालांकि इस मीटिंग में रसिया को नहीं बुलाया गया है। तो यूक्रेन की पीस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं और वो रसिया के अगेंस्ट में हो रही है, लेकिन रसिया को ही इनविटेशन नहीं दिया गया है। तो इंडिया की तरफ से कहा है कि ठीक है भाई, हम अपना स्टैंड बता देंगे कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर जो फैसल है स्विट्जरलैंड का ऑफिसर, उन्होंने बोला कि हमको उम्मीद है, होप है कि बहुत जल्दी इंडिया इसमें अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करेगा। एक बड़ी अजीब सी न्यूज हमें देखने को मिली जो कि ज्यादातर लोगों को मीन्स कई बार पता ही नहीं होता, कि इससे पहले ये जो आप देख रहे हैं MDH, एवरेस्ट, ये बड़े पॉपुलर से मसाले के ब्रांड हैं, ठीक है। पहले तो हांगकांग ने इनको बैन कर दिया था, फिर सिंगापुर ने इनको अपने यहाँ बैन कर दिया, अब नेपाल ने भी अपने यहाँ इनको बैन कर दिया। बोला क्या,
तो आप तो बहुत सारा यूज कर रहे हैं, हम भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं इनको, एमडीएच को, एवरेस्ट को, बहुत पॉपुलर माने जाते हैं। तो इनको कर दिया बैन। क्या कारण? तो यहाँ की लैब्स में ये पता चला कि इसमें एक तो एथिलीन ऑक्साइड भरा हुआ है जो कि कैंसर करता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने तो एमडीएच को बैन कर दिया, एवरेस्ट को बैन कर दिया। अब पता नहीं ये इंडिया में क्यों चल रहे हैं। भाई जब यहाँ की लैब इनको डिटेक्ट कर सकती है तो वहां हमारे इंडिया की लैब इनको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही? तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये ब्रांड इन्होंने बंद कर दी। और इंडिया के लिए फिर ये फॉरेस्ट मींस फॉरेन ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट के लिए बड़ा झटका है। ठीक है, क्योंकि और भी कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं हम कि अभी कहाँ की बात है, ये फ्रांस की बात है। फ्रांस में एक सिनेगॉग था। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि सिनेगॉग आपको हो सकता है पता हो। सिनेगॉग, सिनेगॉग क्या होता है आप बताइए मुझे कमेंट में। चलो मैं बता देता हूँ। सिनेगॉग होता है जो यहूदी लोग होते हैं, ज्यूज, उनका पूजा स्थल। जैसे हिंदूज में टेम्पल होता है, जैन में टेम्पल होता है, और इस्लाम में मॉस्क होती है, ठीक है, गुरुद्वारा होता है सिखिज्म में, वैसे ही ज्यूज होते हैं उनका होता है सिनेगॉग। और यहाँ पर कोई एक जो है टेररिस्ट टाइप का व्यक्ति, उसने जाकर के उस सिनेगॉग में आग लगा दी और वहां की फिर फोर्स ने इसको जो है शूट डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये था। तो सिनेगॉग देख लीजिए क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि जो होली बुक ऑफ ज्यूज किस नाम से जानी जाती है, उसका नेम बता दीजिए चलो, अगर आपको पता है तो। अब आ जाते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था। अब ये जो मीटिंग थी चाइना और रसिया की, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये अभी चाइना आए हुए हैं और इसमें इन्होंने अपने कई सारे कमेंट्स दिए हैं। और मेन कमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और किसी के अगेंस्ट में नहीं है। प्लस एक्चुअल में ये अगेंस्ट में तो है, और किसके अगेंस्ट में है? ये है यूएसए के अगेंस्ट में। देखो अभी तक क्या है कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ये वर्ल्ड जो है टू जो पोल्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ रसिया, यूएसएसआर। तो वर्ल्ड में एक ग्रुप में तो यूएसए के साथ में शामिल है कंट्री, और अदर्स जो कंट्रीज हैं दोज आर विद रसिया या यूएसएसआर। तो वर्ल्ड में अब सबसे ज्यादा पोलराइजेशन तो किया है यूएसए ने, बिकॉज ज्यादा बड़ा ग्रुप तो इसी ने बना रखा है अपना ग्रुप। तो अब रसिया भी चाहता है कि भाई जो यूएसए का जो होल्ड है पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को ये यूएसए डिसाइड करता है। जहां चाहे वहां पर वॉर करवा देता है, जहां चाहे वहां पर सिविल वॉर करवा देता है, गवर्नमेंट्स को गिरवा देता है, ये सब इसमें चलता है। और वर्ल्ड के ज्यादातर डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएसए। अब यहाँ पर रशिया का ये कहना है कि भाई इसके थ्रू हम ये चाहते हैं कि जो भी मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, वर्ल्ड में एक ही कंट्री डिसाइड ना करे, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए। मल्टीपोलैरिटी मींस वर्ल्ड में सब कुछ एक यूएसए ही डिसाइड ना करे, अदर कंट्रीज को भी उसमें रोल मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर अपने मेन पॉइंट कहे हैं। और यूएसए को कई बार जो है ग्लोबल पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि सारे के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ कई बार यही होता है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। AFI टू पेनलाइज कोचेस फॉर एथलीट्स डोपिंग ऑफेंस। ये मेरे को बड़ा बढ़िया सा डिसीजन लगा इनका, कि जो एथलीट्स हैं, आपको सबको पता होगा कि वर्ल्ड में डोपिंग टेस्ट में सबसे ज्यादा खिलाड़ी इंडिया के फेल हो रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर इंडिया पर मींस बड़ा धब्बा लग रहा है कि यहाँ के लोग ड्रग्स वगैरह लेकर के जो है पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है, और अब जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक डिसीजन लेने जा रही है, डिस्कशन करना इसने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में डेलिब्रेशन चल रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर सपोज करो कोई ए नाम का कोई फुटबॉल प्लेयर या कोई और एथलीट है, कोई प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, और उसका ब्लड का टेस्ट लिया गया, यूरिन टेस्ट लिया, और उसमें पता चला कि भाई ये तो डोपिंग में पॉजिटिव मिला है, इसने ड्रग्स ले रखा है। तो बोला इस प्लेयर पर तो पनिशमेंट लगाओ ही, साथ में पनिशमेंट इस प्लेयर को भी करो, प्लस इसका कोच कौन है उसको भी पकड़ो, उसको भी पनिशमेंट दो, जेल हो रही तो उसको भी दो, उस कोच को भी बैन करो 2-4 साल के लिए, और उस प्लेयर को भी बैन करो। तो बोला इस समस्या की जड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कैसा लगा कि अगर कोई स्टूडेंट मींस जो ऑफेंस कर रहा है, पनिशमेंट उसको मिल रहा है, तो उसके टीचर को भी, उसके गुरुजी को भी
जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए। आप बताओ, ठीक है। मतलब ये तो कुछ ऐसा होगा कि अब हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी, और कल को जाकर के आप कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिले तो बोला टीचर को भी दो पनिशमेंट। तो ये कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, ठीक है। और इस वो भी किसमें, स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में। देखो जो कोच होते हैं ना, उनको सब पता होता है अपने स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में, जो स्पेशली स्पोर्ट्स में जो वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पूरा पर्सनल गाइडेंस देते हैं ये। और जो कोच जो भी होते हैं वो हमेशा 24 आवर अपने उस स्टूडेंट पर नजर रखते हैं, ठीक है। उसका 24 आवर सुपरविजन करते हैं, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, कितने बजे सोया कितने बजे नहीं सोया, कब मोबाइल चलाया कब नहीं चलाया, एज प्रैक्टिस की नहीं की, सब कुछ उनके डायरेक्शन में होता है। तो ये डिसीजन होने जा रहा है। अगर ये डिसीजन हो गया तो हो सकता है कि जो डोपिंग की प्रॉब्लम है इंडिया में वो सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर द हिंदू ने एक आर्टिकल बड़ा प्यारा सा निकाला है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस पर मैं कल आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके आइएगा। देखो यहाँ बात हो रही है किसकी, बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन का इन्होंने कुछ रिकॉर्ड अब तक का दिया है, और वो भी स्पेशली बात करें फ्रेंच ओपन की, ठीक है। अब जो जितने भी बैडमिंटन होता है उसमें कई सारे ग्राउंड के टाइप्स होते हैं, वो सब होते हैं, वो भी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे ज्यादा बैडमिंटन में किसी ने फ्रेंच ओपन जो होता है सिंगल्स, उसमें सबसे ज्यादा टाइटल अगर किसी ने जीते वो भी मैन में, तो वो एक व्यक्ति है, वो है राफेल नडाल। 14 बार इसने भाई साहब विक्ट्री जो है ली है। अभी तक इसको कोई डिफीट करता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। 2022 तक इसने 14 टाइम्स इसने जो है टाइटल्स को जो है जीत लिया है। अब यहाँ अगर हम देखें तो जो नोवाक जोकोविक है, ये ही थोड़ा सा हमको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने 16, 21 और 23 में ही जो है विन किया है इन सबको, ठीक है। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राफेल नडाल किस कंट्री के हैं, क्या प्ले करते हैं, बैडमिंटन प्ले करते हैं, और लेटेस्ट जो बैडमिंटन का जो भी ओपन होगा, जो मींस चैंपियनशिप होगी, उससे रिलेटेड आपको न्यूज होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में 4 ही मोस्ट जो फेमस जो है कंपटीशन होते हैं, चैंपियनशिप होती है बैडमिंटन की। चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बैडमिंटन और टेनिस, इन दोनों में मेरे को डिफरेंस बता दो, ठीक है। चलिए, नोवाक जोकोविक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। अगर हम विमेन में बात करें तो सबसे ज्यादा अभी तक किसी ने जीता है तो वो है क्रिस एवर्ट, 1986। बस उसके बाद तो फिर वो खेलना उन्होंने बंद कर दिया। अब हम आते हैं कि लेटेस्ट में अगर सबसे आगे कोई चल रहा है तो ये दो हैं, एक है आपकी सेरेना विलियम्स और एक है आपकी ईगा स्वेतेक, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर है अभी, बिकॉज देखो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तो इन्हीं के दिख रहे हैं। और क्यों, क्योंकि अभी करंटली ये खेलती है। सेरेना विलियम्स, ठीक है, काफी ओल्ड हो चुकी है वो, 2015 के बाद से ये सब नहीं है, अमेरिका की है ये सेरेना विलियम्स। देखो स्पोर्ट्स से इस तरह की न्यूज बनती है, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं स्पोर्ट्स से। अब हम आते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट पर, और वो है कि बीसीसीआई ने, ठीक है, अप्रोच किया है गौतम गंभीर को कि भाई आप ऐसा करो, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके हेड कोच बन जाओ आप। अप्रोच्ड गौतम गंभीर टू रिप्लेस राहुल द्रविड़ एज इंडियाज हेड कोच। तो अब यहाँ से दो चीज क्लियर हो गई कि इंडिया का इस समय हेड कोच कौन है, तो वो है राहुल द्रविड़। आने वाले टाइम में कौन बन सकता है, गौतम गंभीर, ये बन सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए ये जो हमारे आर्टिकल्स थे वो फिनिश होते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी अदर जो है पॉइंट्स के साथ में, डिफरेंट न्यूज के साथ में, और आपको इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते जाना है, नोट डाउन करते जाना है क्वेश्चंस को। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन। बाय बाय, टेक केयर।